हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एससीआई कृषि संस्थान चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएटी प्रीवियस ईयर पेपर एमपीपीएटी 2019 का पेपर हम सॉल्व करेंगे आज, और जिसमें केवल कि हम केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हम मतलब 25 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। क्लियर है? तो 25 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे और वन बाय हम उसके सॉल्यूशन देखते जाएंगे। क्लियर है? और साथ में आपके पास ऑप्शन होंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है। सबसे पहली बात करें गोबर गैस। देखिए गोबर गैस जो है वो है प्राकृतिक गैस। क्लियर है? प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस और गोबर गैस जब एक ही है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, जब भी गोबर गैस का कोई प्लांट होता है या प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो उसमें पाया जाता है मेथेन। क्या पाया जाता है? मेथेन। और मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्लियर है? और जो ब्यूटेन और प्रोपेन जो ऑप्शन दिए गए हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है वो एलपीजी में होता है। किस में होता है? एलपीजी गैस में। क्लियर है? और एथेन एक गैस है जो मेथेन से हाई लेवल की होती है, लेकिन इसका यूज नहीं किया जाता। ब्यूटेन प्रोपेन का एलपीजी में और मेथेन का गोबर गैस या प्राकृतिक गैस कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में एक धातु परमाणु होता है। मतलब कौन से विटामिन में एक धातु किस में पाई जाती है, कौन से विटामिन में हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन है B12। देखिए B12 विटामिन है, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, परमाणु भार 60। और आपको पता है कोबाल्ट का यूज हम कैंसर डिसीज होती है, जो कैंसर सेल्स आ जाती हैं शरीर में, कैंसर सेल्स, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए हम कौन सा कोबाल्ट का यूज भी करते हैं। ठीक है? जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में कौन सी धातु का यूज किया जाता है? कोबाल्ट का। क्लियर है? और कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाई जाती है? B12 विटामिन में भी पाई जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किस एंजाइम की उपस्थिति में इथेनॉल में परिवर्तन होता है या परिवर्तन किया जाता है। क्लियर है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं। देखिए आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, देखिए सुक्रोज को जब हम इन्वर्टेज एंजाइम लेते हैं तब आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ बात हो रही है ग्लूकोज फ्रक्टोज की। तो जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इथेनॉल में परिवर्तन करेंगे, इथेनॉल में, तब इस टाइम जो एंजाइम लिया जाता है वो होता है जाइमेज। कौन सा एंजाइम होता है? जाइमेज। क्लियर है? इसलिए इसका आंसर होना चाहिए जाइमेज। इन्वर्टेज का यूज करते हैं किसका? इन्वर्टेज का, सुक्रोज का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। क्लियर है? और डाइस्टेज एंजाइम का यूज करते हैं स्टार्च का ग्लूकोज में। क्लियर है? और लिपिड्स एक अलग एंजाइम होता है। ठीक है? जो जंतुओं में पाए जाते हैं। क्लियर है? जो जंतुओं में जो बसा पाए जाते हैं उनको हम लिपिड्स कहते हैं। ठीक है? ये कोई एंजाइम नहीं होता है। ये आपके चार ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑक्सीजन की अधिकता में एक 5.6 ग्राम कार्बनिक यौगिक ने धैन पर 17.6 ग्राम CO2 और 7.2 ग्राम H2O दिया है, तो कार्बनिक यौगिक क्या होगा। देखिए इसमें सबसे पहले हम कोई कार्बनिक यौगिक है उसका हम दहन करेंगे, और दहन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हमने कोई कार्बनिक यौगिक माना जिसमें CX और HY, कोई भी कार्बनिक हो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया ही पाया जाता है। जिसमें कार्बन हमने X माना और हाइड्रोजन Y। क्लियर है? अब इसमें हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसको गर्म किया, तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग। तो जब भी हम कार्बन को CO2 के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। और साथ में जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? H2O। क्लियर है? किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन करेंगे तो आपको CO2 और H2O मिलेगा। देखिए कार्बन की यहाँ पे कितने परमाणु हैं? X। तो यहाँ पे X करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे X। हाइड्रोजन कितने हैं? 22। तो यहाँ पे आपको 22/2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 22 2 से 2 कट जाएगा, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 22 निकल के आ गए। क्लियर? अब यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। यहाँ ऑक्सीजन है कितने? 2 ऑक्सीजन, 2X, और यहाँ पे ऑक्सीजन 22/2। तो यहाँ पे हम O2 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं X + 22/2। क्लियर है? तो X हमने इसका लिया, 22/2 लिया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही है, तो यहाँ पे क्या है? O2 है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गई बैलेंस क्रिया। अब यहाँ देखिए आप लोग, अब यहाँ हम CO2 के मोलों की संख्या निकालेंगे।
आपको पता है CO2 के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे परमाणु भार। क्लियर है? भार बटे परमाणु भार। तो भार इसमें कितना दिया हुआ है CO2 को? 17.6 ये दिया हुआ है 17.6, तो 17.6 और यहाँ पे CO2 को कितना होता है? 44 होता है। इसका हम डिवाइड देंगे कितना आएगा? 0.4। सिमिलरली हम यहाँ पे H2O के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो H2O का कितना दिया हुआ है? इसमें दिया है 7.2 ग्राम और यहाँ पे कितना होता है H2O का 18, तो इसमें डिवाइड देंगे कितना आएगा? 0.4। क्लियर है? अब यहाँ देखिए CO2 के कितने मोल हैं? X हैं और बाई H2O कितने हैं? बाई/2। तो X इक्वल टू जो आएगा X इक्वल टू कितना है? 0.4। क्लियर है? X इक्वल टू आ गया 0.4। क्लियर है? इसी सिमिलरली H2O की बात करें तो कितने मोल हैं? बाई/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई/2 इक्वल टू कितने हैं? बाई/2 की वैल्यू कितनी है? 0.4। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 0.8। क्लियर है? X की वैल्यू आ गई, बाई की वैल्यू आ गई, तो X रेशियो बाई इक्वल टू कितना आएगा? 0.4 अनुपात 0.8। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो X रेशियो वाई कितना आ जाएगा? 4/2 या 1/2, यही आना चाहिए। तो इसमें जो आएगा वो आपका आएगा 1/2, 1/2। तो यहां देखिए कौन से ऑप्शन में कार्बन और हाइड्रोजन का 1/2 आ रहा है? ये नहीं है, आंसर है केवल द। तो हम लिख सकते हैं C4H8। क्लियर है? X और बाई जो हमने माने थे, X की 4 रखना पड़ेगा और बाई की 8, तभी यहाँ पे 1/2 आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर है C4H8। क्लियर है? जिसको हम बोलते हैं ब्यूटीन। क्या बोलते हैं? ब्यूटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5। मृदु साबुन होते हैं। देखिए मृदु साबुन का मतलब है जो चीजें ऐसा साबुन जो जल में घुलनशील होता है। मृदु साबुन होते हैं वो क्या होते हैं? जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, वो होता है पोटेशियम लवण। कौन से वाले? जो ऐसे बसीय अम्ल जो पोटेशियम के बने होते हैं वो मृदु साबुन होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पोटेशियम युक्त बसीय लवण होना चाहिए, पोटेशियम लवण नहीं बोल सकते इसको, हम बोलेंगे पोटेशियम युक्त बसीय लवण। क्लियर है? यही होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो लवण होता है ये होता है C18H35COOK, इस टाइप का होता है। क्लियर है? तो इस टाइप का ये होता है। ये होते हैं पोटेशियम युक्त बसीय लवण जो कि मृदु साबुन होते हैं। कठोर होते हैं, कठोर साबुन वो होते हैं जो किसके बने होते हैं? सोडियम के बने होते हैं। और कैल्शियम मैग्नीशियम जो है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ज्यादा सॉल्युबल हो जाते हैं, बहुत अधिक घुलनशील होते हैं। ठीक है? तो मृदु साबुन अगर आपके पूछा जाए तो पोटेशियम, और कठोर साबुन पूछा जाता है तो सोडियम। क्लियर? लेकिन इसका मृदु साबुन का आंसर आएगा बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। देखिए सामान्य वायुमंडलीय दाब है जो अपने प्राकृतिक रूप से, प्रकृति की बात करें, हम अपने वायुमंडल की बात करें, उसका जो वायुमंडलीय दाब है वो है 760 mm ऑफ H। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो सेंटीमीटर में हम देखें 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है पारा। क्लियर है? तो 76 सेंटीमीटर और mm में पूछा जाए तो 760 mm होता है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार और बसा के बीच की अभिक्रिया को कहा जाता है। देखिए क्षार की बात करें तो क्षार हमने ले लिया NaOH। देखिए बसा क्या होता है? बसा होते हैं ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। तो बसा हमने लिया CH2OCC C18H35। क्लियर है? ये हमने लिया, या यहाँ पे हम 17 भी लिख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे एक और लिख सकते हैं CHOOC C17H35। क्लियर है? इस तरीके से। और यहाँ पे लेंगे CH2OOC
C17H35, ये बसा हो गया, ये क्षार हो गया। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3NaOH लेंगे। अब इसका हम क्रिया कराते हैं, तो क्रिया कराएंगे तो ये वाले बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे OH वाला है वो इनसे जुड़ता चला जाएगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, ये सब पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव वाला कहाँ क्रिया करेगा, OH के साथ, तो आपको मिलेगा CH2OH, CHOH और CH2OH। क्लियर है। प्लस साथ में आपको क्या मिलेगा, C17H35 COONA। ठीक है, COONA। ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ देखेंगे C17H35 COONA। इस टाइप के आपको ये मिले, इसी को हम बोलते हैं सावन। तो ये जो क्रिया है उसी को हम बोलेंगे सावनीकरण। क्या बोलेंगे, सावनीकरण। क्लियर है, ये होता है। क्लियर है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्षार और वसा के बीच की कौन सी अभिक्रिया होगी, सावनीकरण क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। NH4Cl में उपस्थित आबंध के प्रकार होते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन को। NH4Cl देखिए, यहां पे आपको पता है NH4Cl ये दिया हुआ है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो इसमें कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश, इसमें आएगा धनावेश। क्लियर है। और जब ऋणावेश और धनावेश आएंगे तो इसमें कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध बन जाएगा। क्लियर है। तो आयनिक बंध तो बनना ही बनना है, आयनिक बंध का मतलब ही होता है विद्युत संयोजी बंध। क्लियर है। अब देखिए, अब बात करें NH4 की, तो नाइट्रोजन के भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 और ये 3, और 1 हाइड्रोजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं। क्लियर है। अब इस पे कौन सा आवेश है, धनावेश। धनावेश के कारण इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका एक इसने इसके साथ साझा किया, इसने इसका एक साझा किया, इसने इसका साझा किया, क्योंकि कोई भी जब भी कोई भी मॉलिक्यूल बनता है उसका अष्टक पूरा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8, इसका अष्टक पूरा हो चुका है। क्लियर है। हाइड्रोजन के पास 2 2 होना चाहिए, वो भी पूरा है, लेकिन ये इसके हाइड्रोजन के पास एक भी नहीं है। तो इस टाइम क्या होगा, इस टाइम ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है लॉन पेयर, वो कहां चले आएंगे, इसकी तरफ चले आएंगे। क्लियर, आंशिक रूप से। जब आंशिक रूप से कोई जाता है तो सीधी सी बात है, तो कौन सा बंध बनेगा यहाँ पे, उपसह संयोजक बंध। क्लियर है। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है, अब ये जो साझेदारी से जो बंध बन रहे हैं वो कौन से बंध होंगे, सह संयोजी बंध। क्लियर है। तो इसमें आप देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में NH4Cl में आयनिक, उपसहसंयोजक और सहसंयोजक तीनों बंध बन रहे हैं, इसका मतलब इसका आंसर है सा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2। यहां पे देखिए CH3CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें एक बॉन्ड लगा लेना क्योंकि इसका अष्टक पूरा होना चाहिए। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट, इसका IUPAC नाम बताना है तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट की जाएगी जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। क्लियर है। तो ट्रिपल बॉन्ड कहां से पास में पड़ रहा है, यहां से, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है। तो 6 जब कार्बन होते हैं तो उसका रूट नेम क्या होता है, उसका रूट नेम होता है क्या, हेक्स। तो यहां लिखेंगे हेक्स। अब देखिए यहां डबल बॉन्ड है वो तीसरे कार्बन पे है और पहले कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां पे हम पहले इन लिखेंगे, आयन लिखेंगे, इन लिखेंगे तो ई पहले आता है और फिर आयन में बाई। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ई को हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो ई कितने पे, 3 पे, तो यहां लिखेंगे 3 इन और 1 आयन। इसका आंसर ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, आंसर है आ, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से इससे बनी होती है। तो प्राकृतिक गैस के बारे में मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। प्राकृतिक गैस जो होती है वो गोबर गैस, एक ही बात होती है। और प्राकृतिक गैस किससे बनी होगी, मेथेन से बनी होगी।
किसे? मेथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ज्वलनशील गैस होती है, इसका यूज हम खाना पकाने में, प्रकाश उजाला करने में, इन सब में यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा ओविया प्रतिरोधी बफर विलयन है? देखिए बफर विलयन की बात होती है तो बफर विलयन की पहचान करने का तरीका सबसे पहले, देखिए बफर विलयन जब भी बनेगा तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, वो हमेशा क्या होना चाहिए? दुर्बल होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसा कि ऑप्शन में देख रहे हैं तो अम्ल की बात ही हो रही है, तो सबसे पहले ध्यान रखें बफर विलयन, ध्यान रखें अम्ली बफर की बात, तो अम्ली के लिए हमेशा दुर्बल अम्ल, और जो लवण होना चाहिए वो दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण होना चाहिए, प्रबल क्षार से बना लवण होना चाहिए। क्लियर है? तो दुर्बल अम्ल, अब यहाँ पे ऑप्शन अपन एलिमिनेट करिए। HCl कौन सा अम्ल होगा? प्रबल है, तो ये तो पहले से गलत हो गया, हमें क्या चाहिए? दुर्बल अम्ल चाहिए। HCl यहाँ पे भी क्या आ गया? प्रबल, तो ये भी गलत हो गया, प्रबल तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए NaCl, NaCl हमेशा ध्यान रखें। NaOH, चलो यहाँ देखो NaOH प्रबल क्षार, ये भी नहीं हो सकता। तो तीन ऑप्शन अगर गलत हो गए तो आंसर कौन सा बचा? एक ही बचा। और वैसे भी आपको पता है CH3COOH ये क्या है? दुर्बल अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं। और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का बना लवण यही है। क्यों? क्योंकि CH3COONA ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है दुर्बल अम्ल कौन सा? CH3COOH प्लस प्रबल क्षार कौन सा है? NaOH, यहीं से तो बनेगा CH3COOH। तो H यहाँ से हटेगा, Na यहाँ से, तो H और OH क्या बन जाएगा? H2O, और Na यहाँ पर रिप्लेस होकर ये बना लेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो सीधे समझ में आया बफर विलयन कौन सा होगा? सी आंसर है इसका। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आए। 2 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल की, मोलर का मतलब मोलरता है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो मोलरता दी गई है आपको वो कितनी दी गई है? 2 दी गई है। नॉर्मलता निकालनी है, नॉर्मलिटी निकालनी है, तो नॉर्मलता बराबर एक संबंध है मोलरता गुणा संयोजकता। क्लियर है? देखिए मोलरता का कितना दिया है? 2 दिया है। संयोजकता की बात करें, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल, अब सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। अब यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कितने हाइड्रोजन है इसमें? 2, तो इसमें कितने आयन बनेंगे? 2 आयन बनेंगे, और जितने आयन उसमें जितना आवेश होता है वो उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। जब इसमें ये टूटेगा तो 2H आयन प्लस SO4 -2, तो यहाँ पे देखेंगे सल्फेट के ऊपर कितना आवेश आ रहा है? -2, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2, तो 2 गुणा 2 कितनी नॉर्मलता आएगी? 4 नॉर्मलता, आंसर आ जाएगा बा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 30 नंबर पे आप देखें नीचे 4 अम्लों के pKa मान 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिए गए हैं। क्लियर है? सबसे प्रबल अम्ल, अब देखिए प्रबल अम्ल की पहचान हमेशा की जाती है, अम्ल की पहचान, अम्ल की पहचान 7 से कम होना चाहिए pH, 7 से कम क्या होना चाहिए? pH होना चाहिए, तो वही होगा। और 7 से कम तो सभी है, लेकिन सबसे प्रबल कौन सा होगा वो देखें। तो यहाँ पे बात करें 250 डिग्री की। क्लियर है? तो pKa मान 4 अम्लों के दिए गए हैं। सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा अपन गर्म करेंगे, क्या जी, जब किसी भी एसिड को या किसी को भी गर्म किया जाएगा तो उसमें क्या होंगे? आयंस, वो क्या होंगे? टूटने लग जाएंगे। H आयन जितने ज्यादा क्या होंगे? टूटेंगे, और जितना ज्यादा H आयन टूटेगा तो 10 की घात -6 -4 ये क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर है? -4 -3, आप देखेंगे इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 10 की घात -3। क्लियर है? क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो ऋणावेश क्या होगा? कम होता जाएगा, और उतना ज्यादा 250 डिग्री क्या है? सबसे ज्यादा है, ये मान के चलते हैं हम, तो इसमें सबसे ज्यादा H आयंस होंगे। H आयंस होंगे तो इसका pH मान जब हम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं -log H आयन होता है, यही होता है। क्लियर है? तो -log H आयन है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं 10 की घात -2, तो माइनस आगे आएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये है जब भी किसी भी अम्ल को या किसी को भी गर्म किया जाएगा तो उसमें क्या होगा? आयनों की संख्या बढ़ेगी और pH मान क्या होगा? कम होता जाता है। ठीक है? तो ताप बढ़ने पर pH मान क्या होगा? कम होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2.0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मान। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकेराइड है? देखिए डाइसैकेराइड की पहचान अगर करनी है तो हमने एक चीज पता होना चाहिए, डाइसैकेराइड
डाइसैकेराइड कौन कौन से? 3 चीज याद कर लो जो इसमें होते हैं। एक सुक्रोज, दूसरा होता है सुक्रोज, एक होता है माल्टोज, एक है लैक्टोज। ये तीनों आप याद कर लीजिए, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये होते हैं डाइसैकेराइड। तो ये बताइए इसमें तो कौन सा ऑप्शन है? लैक्टोज। तो लैक्टोज है वो डाइसैकेराइड है। स्टार्च है वो कौन सा है? पॉलीसैकेराइड है। कौन सा है? पॉलीसैकेराइड। क्लियर है? सेल्यूलोज कौन सा है? पॉली है। और फ्रक्टोज कौन सा है? मोनो है। क्लियर है? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा लैक्टोज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्चतम प्रतिशत नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। देखिए उच्चतम प्रतिशत वाला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, तो सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे ये यूरिया है, देखिए यहाँ पे NH2CONH2, ये इसका यूरिया का होता है फर्स्ट ऑप्शन की। तो इसमें जो होता है इसका अणु भार कितना होगा? 60 होता है। इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो अगर हम इसका प्रतिशत निकालें हैं तो 28/60, तो समथिंग कितना आ जाएगा? 46% के समथिंग आएगा। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन चेक करें, कैल्शियम साइनामाइड। तो कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला होता है CaCN का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे इसका हम निकालें तो कितना आएगा? 40। कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो 24 प्लस नाइट्रोजन कितनी है? 28। तो समथिंग कितना आएगा? 8 और 4 12, 1 लगा, 7 और 2 9 और 2 11, कितना आएगा? 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, 92 आ गया। इसमें हम परसेंटेज निकालेंगे, नाइट्रोजन 2 ही है, तो 14 दूनी 28/92, तो समथिंग इसमें आएगा 30% के समथिंग मान के चलो। क्लियर? अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन चेक करें, अमोनियम सल्फेट। तो NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो इसमें अगर निकालते हैं नाइट्रोजन कितने? 2 हैं, तो कितना आएगा? 14 दूनी 28। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8, तो इसका 8। सल्फर कितना है? 32। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो कितना आएगा? 16 चौक 64। तो आप निकालेंगे इसमें कितना आएगा? 8 और 8 16 और 2 18, 18 और 4 22, 2 और 2 4 और 3 7 और 6 13, 132 ये बनेगा। और नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालें तो 28/132, तो आप निकालेंगे यहाँ पे कितना आएगा? 20% के समथिंग। ठीक है? और 4 वाला ऑप्शन चेक करें, अमोनियम नाइट्रेट। तो NH4NO3। तो इसमें अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा? इसका अणु भार कितना है? 14, कितने हैं? 2 हैं, तो 28। हाइड्रोजन कितने? 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 16 3 48। क्लियर है? अब इसका हम प्लस करेंगे, 8 और 4 12 और 8 20, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 80 के समथिंग हो रहा है। इसमें हम परसेंटेज निकालें तो कितना बनेगा? 28/80, तो समथिंग इसका भी हो जाएगा 30 से समथिंग ऊपर ही आएगा परसेंटेज। क्लियर है? 30 से ऊपर। तो इनमें सबसे ज्यादा उच्चतम प्रतिशत किसका है? यूरिया का है, तो आंसर आएगा यूरिया। क्लियर है? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट है, अमोनियम नाइट्रेट को चूने के पत्थर के पाउडर से लेपित किया जाता है लाइमस्टोन के साथ। क्लियर है? तो ये देखिए अमोनियम नाइट्रेट को चूने के पत्थर से इसलिए लेपित किया जाता है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट, जो नाइट्रेट जितनी भी चीज होती है वो क्या होती है? विस्फोटक होती है, और विस्फोटक होती हैं तो उसको जोखिम से क्या करेगा? रोकेगा। तो उसमें क्या करते हैं, जो लाइमस्टोन का जो पाउडर होता है उसको लेप के रखते हैं जिससे क्या हो? विस्फोट ना हो। क्लियर है? इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए आंसर। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, स्वर्ण संख्या। देखिए स्वर्ण संख्या क्या है? स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या क्या होता है? गोल्ड नंबर जिसको बोलते हैं, गोल्ड नंबर। मान लो हमारे पास 10 ml कोई गोल्ड सॉल्यूशन है, गोल्ड सॉल्व। ठीक है? 10 ml हमारे पास गोल्ड सॉल्व है। अगर हम इसमें NaCl 1 ml NaCl का 10% हम इसके अंदर डालते हैं गोल्ड सॉल्व के अंदर, तो उसका जो रंग है वो रेड से क्या होने लगेगा? वॉयलेट होने लगेगा। रेड से वॉयलेट मतलब लाल रंग से वो किस में जाएगा? बैगनी रंग में जाएगा जैसे ही हम NaCl मिलाएंगे गोल्ड सॉल्व में। लेकिन वो रेड से वॉयलेट में ना जाए, रेड से वॉयलेट में ना जाए तो हम इसके अंदर क्या मिलाएंगे? रक्षात्मक कोलाइड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? रक्षात्मक कोलाइड। तो रक्षात्मक कोलाइड की मिलीग्राम में संख्या मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? मिलीग्राम में मिलाएंगे। और जितना हम मिलीग्राम मिलाएंगे उसके अंदर, जिससे वो क्या हो? रेड वॉयलेट में ना जाए,
तो वही आपकी मिलीग्राम की जो संख्या होगी वही आपका क्या होगा, गोल्ड नंबर होगा, स्वर्ण संख्या। तो इसलिए इसका जो आंसर है, कोलाइड को बचाने के लिए आवश्यक स्वर्ण की मात्रा, आंसर है ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R प्रथम कक्षा की त्रिज्या है तो हाइड्रोजन परमाणु की Nवीं कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले बोहर के मॉडल ने कक्षा की त्रिज्या बताई थी, तो उसका जो फॉर्मूला था R बराबर था कितना था 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां देखिए प्रथम कक्षा की त्रिज्या, प्रथम कक्षा में n का मान एक ही होगा, हाइड्रोजन के लिए एक ही होता है, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम में एक ही रहेगा। क्लियर है। अब हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की बात हो रही है, तो R बराबर कितना होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये nवीं कक्षा की त्रिज्या है। जेड का मान तो एक ही है, तो 0.529 की जगह में R लिख सकते हैं, बिल्कुल R लिख सकते हैं। तो nवीं कक्षा की त्रिज्या को हमने कैपिटल R माना, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे R। क्लियर है। R यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए लिखने के बाद आप यहां पे देख रहे हैं इंटू क्या है एन स्क्वायर, R इंटू एन स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आने वाला है, ये R जो प्रथम कक्षा की त्रिज्या अपन को कितनी दी गई है, R दी गई है, तो R इंटू एन स्क्वायर इसका आंसर आएगा। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। 0.529 जो है उसकी हम क्या लिखने वाले हैं, R लिखने वाले हैं। क्लियर है। n की वैल्यू तो यहाँ पे प्रथम कक्षा थी, n बराबर 1, तो R का मान 1 आ गया, और कैपिटल R है जो हमने nवीं कक्षा की त्रिज्या मानी है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो R इंटू क्या आ गया एन स्क्वायर। क्लियर है। तो इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, इसमें कहीं नहीं कर रहा, लेकिन इसका आंसर जो है वो R इंटू एन स्क्वायर है। क्लियर है। यदि यहाँ पे R स्क्वायर होता प्रथम कक्षा, तो इसका आंसर हो जाता R स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर हो जाता। क्लियर है। चलिए तो इसका आंसर है R इंटू एन स्क्वायर। इसमें ऑप्शन मैच नहीं है, इसमें शायद इसके ऑप्शन टाइप करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन इसका आंसर है R इंटू एन स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एल्कीनों के लिए सामान्य सूत्र क्या होगा। देखिए एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n, याद होना चाहिए एल्कीन का, ठीक है। और ये जो बना है पहला वाला किसका है, एल्काइल का है, एल्काइल। ये दूसरा वाला, इसका जो लास्ट वाला है वो किसका है, एल्केन का है। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, दिया हुआ है, और ये जो दिया है वो किसका है, एल्कीन का है। ठीक है, ये एल्काइल है, ये एल्कीन है, ये एल्केन। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ठीक है, एल्केन होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, एल्कीन होते हैं डबल बॉन्ड वाले, और एल्काइल होते हैं जो आपके प्रतिस्थापी जिसको कहते हैं। ठीक है, और एल्काइन होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एसिटिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 60 है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। देखिए यहाँ पे एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH, इसका अणुभार है 60 ही होगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। अब यहाँ पे आप काटिए ऐसी कौन सी संख्या जिससे तीनों के तीनों कटेंगे, 2 ही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र निकल के आएगा वो आएगा CH2O। क्लियर है। तो वही सरलता अनुपात होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो आंसर आएगा द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21 क्वेश्चन पे देखिए, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। स्कंदन का मतलब होता है अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब है जो चीजें घुलने के बाद तली में बैठ जाती हैं उसको स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। क्लियर है। तो किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, संयोजकता मतलब आवेश, जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3, सिलिकॉन के ऊपर होता है +4, फास्फोरस के ऊपर होता है +5, तो जितना ज्यादा ये आवेश होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्कंदन करने की क्षमता होती है। ये किसने बताया था, ये नियम बताया था हार्डी-सुलजे के नियम में। ये है आपका कोलाइड का, ये कोलाइड में पढ़ेंगे, तो ये हार्डी-सुलजे का रूल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संयोजकता आवेश की बात होती है, तो जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा, स्कंदन और अवक्षेपण होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 22 नंबर पे H2SO4 की नॉर्मलता NY10 दी गई है, उसको 1 लीटर तैयार करना है बिलियन, तो कितने ग्राम H2SO4 की आवश्यकता होगी। तो यहां देखिए नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भार बटे तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार इनटू
लीटर में आयतन। क्लियर है। अब देखिए नॉर्मल था n/10 है तो मतलब 1/10। भार आपको कितने ग्राम ये निकालना है, तो ये ठीक है, भार को हमने भार लिखा। तुल्यांकी भार H2SO4 का तुल्यांकी भार, इसका अणुभार होता है कितना 98, और तुल्यांकी भार क्या होता है अणुभार बटे संयोजकता। इसकी संयोजकता मैंने आपको पहले बता चुका हूं 2 होती है, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो तुल्यांकी भार कितना आएगा 49 ग्राम। तो यहां लिखेंगे 49 इंटू लीटर में आयतन, कितना लीटर है 1 लीटर बनाना है तो 1 नीचे लिखिए। अब इसका इसमें भार निकाल सकते हैं हम, तो भार बराबर आएगा 49/10 मतलब 4.9 ग्राम। क्लियर है। तो इसका आंसर है ए 4.9 ग्राम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है सी त्रिबंध। अच्छा त्रिबंध है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए। सी ट्रिपल बॉन्ड सी में निम्न की साझेदारी होती है। देखिए जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें कितने की साझेदारी होगी 6 इलेक्ट्रॉन की। 2 बंद होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। सिंगल बॉन्ड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन की 6 इलेक्ट्रॉन की। तो आंसर क्या आना चाहिए ए आंसर आना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गर्म करने पर एक कार्बनिक यौगिक उत्पादित करने वाला एक अकार्बनिक यौगिक है। मतलब कि ये है कि कार्बनिक यौगिक, ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसको गर्म करने पर अकार्बनिक यौगिक आए। देखिए अमोनिया है NH4, क्या इसके अंदर कार्बन है नहीं है। पोटेशियम साइनाइड KCl, इसके अंदर कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है तो कार्बन है। क्लियर है। सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, क्या इसके अंदर कार्बनिक यौगिक कहेंगे इसको नहीं कह पाएंगे। सोडामाइड NaNH2, क्या ये भी कार्बनिक है ये भी नहीं है। तो कौन सा कार्बनिक है किसके अंदर कार्बन आ रहा है केवल KCN के अंदर, तो ये कार्बनिक यौगिक है। मतलब कहने का मतलब CN का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको COH कार्बनिक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है। ठीक है। और जब हम इसको कार्बोक्सिलिक को गर्म करेंगे तो CN भी बनता है। कहने का मतलब है अमाइड CONH2 है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो आपको CN बनता है। क्लियर है। तो तभी साइनाइड बनता है। साइनाइड बनने का रीजन ही है जब अमाइड को हम गर्म करेंगे तभी, और अमाइड क्या है कार्बनिक यौगिक, उसको गर्म करेंगे तभी साइनाइड बनता है। क्लियर है। तो आंसर कौन सा होगा पोटेशियम साइनाइड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ये है MBR इक्वल टू NH/2π। तो n का मान कौन सी कक्षा के लिए 5वीं कक्षा के लिए 5, तो 5 है H/2π। क्लियर है। अब यहां पे देखिए 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा 2.5 H/π। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आंसर है ए। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MBR इक्वल टू NH/2π। ठीक है, जिसमें डिवाइड देने के बाद आपका आंसर आ रहा है ए। क्लियर है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग है वो बोहर के सिद्धांत में मतलब बोहर के मॉडल में बताया गया है। चलिए तो ये 25 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए। ये थे PAT 2019 का पेपर था। क्लियर है। और आज हमने ये पेपर सॉल्व किया। आप लोग इस वीडियो को और देखें और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको जो वीडियो में जो बताया है इस क्वेश्चंस के अलावा और भी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चन अगर आप करते हो उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उनकी हेल्प मिलेगी आपको। और 4 ऑप्शन के बारे में भी मैंने आपको जिक्र कराया कि ऑप्शन गलत है तो क्यों है। ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा पेपर अच्छे तरीके से बताया। क्लियर है। चलिए तो आज के लिए आपके लिए पेपर कंप्लीट हुआ। ओके। और भी अगर और भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हमारे इस रिलेटेड, इस पेपर से रिलेटेड 2019 2018 2017, तो हमारे एग्रीकल्चर ऐप जो बना हुआ है एग्रीकल्चर क्लासेस है, प्ले स्टोर में जाइए डाउनलोड कीजिए और मैं और भी आपको पेपर्स मिल जाएंगे और जो भी एग्रीकल्चर की जो भी इंफॉर्मेशन आपकी अपडेटेड होती है सब इंफॉर्मेशन आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच।